तो फिल्म के शुरुआत में हम व्यूअर्स एक फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं जहां माँ का नाम है एबनी। देन एबनी के 3 बच्चे हैं जिनका नाम है नेट, शॉन्टे एंड सबसे छोटा बेटा आंद्रे। यहाँ एबनी की माँ एल्बर्टा भी इनके साथ रहती हैं और फिल्म की कहानी 2011 के फिलाडेल्फिया में सेट है। तो शुरुआत में हम एक पेंटिंग देखते हैं जिसे आंद्रे बना रहा होता है और आंद्रे अपनी मॉम एबनी को पेंटिंग दिखाता है। अब जब एबनी यहाँ आके पेंटिंग बने चर्च को देखती है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। यहाँ से सीन डिनर टेबल पे शिफ्ट होता है और हम एल्बर्टा और एबनी के बीच थोड़ी बहस होते देख पाते हैं जिससे डिनर टेबल का माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इसी बीच आंद्रे एबनी से और मिल्क मांगता है जिसपे एबनी ये कहकर मना कर देती है कि तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो। इस पे आंद्रे उल्टा जवाब देता है और एबनी आंद्रे के मुंह पे मार देती है जिससे आंद्रे के मुंह से खून निकलने लगता है। यहाँ सबके रिएक्शन से ऐसा लगता है कि ये पहली बार नहीं है जब एबनी अपने बच्चों पे हाथ उठाई है। इनफैक्ट एबनी काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है और उसे शराब की भी लत लगी है। यहाँ से सीन शॉन्टे पे शिफ्ट होती है जो कि अपने डैड को मैसेज कर रही है और हमें पता चलता है कि डैड इनके साथ नहीं रहते। तभी अचानक शॉन्टे को कुछ बदबू आने लगती है जिस पर वो दोनों बॉयज को ब्लेम करती है। यहाँ हम एबनी को देखते हैं जिसे एक मक्खी परेशान कर रही थी और मक्खी के सोर्स को ढूंढते हुए एबनी बेसमेंट के पास पहुंच जाती है जहाँ पे और भी मक्खियां थी। ऐसे में एबनी इन मक्खियों को भगा के बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। ना आधी रात को आंद्रे फ्रिज से दूध निकाल के एकदम अजीब तरीके से पी रहा था। तभी अचानक विंडो पे कुछ टकराने की आवाज आती है और चेक करने पे आंद्रे एक रेवन बर्ड को देखता है जो विंडो से टकरा कर घायल हो गया था। खैर अगली सुबह एबनी की बातों से हम समझ पाते हैं कि ये फैमिली हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुई है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब है। एबनी जब नेट के क्लोजेट में कपड़े रख रही होती है तो उन्हें एक शराब की बोतल और कुछ पैसे मिलते हैं। ऐसे में जब नेट स्कूल से लौटता है तो एबनी उससे इस बारे में पूछती है और नेट का कहना था कि वो ये बोतल एबनी से ही छुपा के रखा था क्योंकि एबनी को शराब की लत लगी है ना कि नेट को। इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स क्लियरली समझ गए होते हैं कि ये एक बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिली है जहां बच्चों पे हाथ उठाना भी आम बात है। ऑल्दो एबनी अपने बच्चों से प्यार भी बहुत करती है। वैसे आगे के सीन्स में ये भी क्लियर होता है कि एल्बर्टा भी शायद एबनी पे बचपन में हाथ उठाती थी, मतलब एल्बर्टा भी अच्छी माँ नहीं थी और एबनी का वो ट्रॉमा शायद अपने बच्चों पे निकल रहा है। खैर आगे हम बैकयार्ड में आंद्रे को किसी से बात करते देखते हैं जबकि आंद्रे के आसपास कोई नहीं था। जब एबनी आंद्रे से इस बारे में पूछती है तो आंद्रे कहता है कि वो किसी ट्रे नामक बंदे से बात कर रहा है जो कि उनके ही घर पे रहता है। एबनी इस बात को इग्नोर करती है और वो अब भी मक्खियों से परेशान थी जो कि बेसमेंट के डोर पे काफी नंबर्स में थे। अब उस रात हम आंद्रे को बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं और एबनी भी कुछ आवाज सुन के उठ जाती है। एबनी को नीचे बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ दिखता है और वो उसे बंद करके वापस सोने चली जाती है। एनीवेज नेक्स्ट डे एल्बर्टा हॉस्पिटल जाती है जहां वो डॉक्टर से थोड़ा फ्लर्ट करती है और आगे हम समझ पाते हैं कि एल्बर्टा को कैंसर है। जी हाँ, वो अपना कीमोथेरेपी करवाने यहाँ हॉस्पिटल में आती थी। अब एल्बर्टा के इलाज का पैसा एबनी भर रही थी जिसके बारे में अब तक एल्बर्टा को नहीं पता था, लेकिन आज हॉस्पिटल में वो ये बात जान जाती है। घर आके वो एबनी को इस बारे में कन्फ्रंट करती है और यहाँ हम दोनों को इमोशनल होते देख पाते हैं। अब रात में एबनी को सपने में एक आदमी उसकी तरफ आता दिखाई देता है जिससे एबनी डर के नींद से उठ जाती है और उसे अचानक रूम का दरवाजा अपने आप बंद होता हुआ दिखाई देता है। एबनी को लगता है कि घर में कोई चोर घुसा है और चेक करने पे एबनी को बेसमेंट का दरवाजा खुला मिलता है। बेसमेंट से बहुत तेज बदबू आ रही थी और ऐसे में एबनी तुरंत दरवाजा बंद करती है और किचन में जाके उल्टी करने लग जाती है। अभी यहाँ नेट आता है जो कि एबनी से अपने पैसे मांगता है जो कि एबनी नेट के क्लोजेट से उठाई थी। नेट क्लियरली कहता है कि ये पैसे उसे उसके डैड भेजते हैं ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। इस बात पे एबनी गुस्सा होकर नेट को थप्पड़ मार देती है और यहाँ नेट भी गुस्से में अपनी माँ एबनी को धक्का दे देता है। इन्हें हाथापाई करता देख आंद्रे भाग के आता है जो कि फिसल के गिर जाता है। खैर तो इस सब हाथापाई के बाद एबनी नेट के पैसे वापस उसके ड्रॉ में रख देती है और नेट से घर ना छोड़ के जाने की बात भी कहती है। अब यहाँ से सीन नेक्स्ट डे पे आता है जहाँ क्लीनिंग सर्विस वाले एबनी के बेसमेंट से एक मरी हुई बिल्ली निकालते हैं। इसके बाद यहाँ सिंथिया नाम की एक लेडी आती है जो कि एक चाइल्ड सर्विस ऑफिसर थी। दरअसल एबनी अपने शॉर्ट टेम्पर के कारण एक बार जेल जा चुकी थी और ऐसे में चाइल्ड सर्विस ऑफिसर तो एबनी और उसके बच्चों की हाल खबर लेंगे ही ना। तो हाँ, इसीलिए सिंथिया यहाँ आई थी और आते ही सिंथिया देखती है कि शॉन्टे के हाथ में चोट के निशान है। पूछने पे शॉन्टे कहती है कि उसे याद नहीं कि ये निशान उसे कैसे आए। सिंथिया आंद्रे को भी लिंप करता हुआ देखती है और पूछने पे आंद्रे कहता है कि उसे प्लेग्राउंड में चोट लग गई। ये सब सुन सिंथिया एबनी से अकेले में बात करती है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि एबनी का हस्बैंड उसके साथ नहीं है और वो अब बच्चों की कस्टडी भी चाहता है। इसीलिए वो कोर्ट में एबनी पे शराब पीने और ड्रग्स लेने का इल्जाम लगा दिया है। सिंथिया भी क्लियरली समझ गई थी कि एबनी अपने बच्चों पे हाथ जरूर उठाती है और ऐसे में सिंथिया एबनी से अपनी लाइफ को फिक्स करने कहती है वरना जल्द ही वो अपने बच्चों से हाथ धो देगी। इस सब कॉन्वर्सेशन
कन्वर्सेशन के दौरान हम घर के बाहर एक लेडी को देखते हैं जो कि इन पे नजर रख रही थी। यहाँ से सीन शॉन्टे की बर्थडे पार्टी पे शिफ्ट होता है और एबनी शॉन्टे को एक न्यू फोन गिफ्ट करती है जिससे दोनों काफी बॉन्ड करते हैं। इसके बाद एबनी बच्चों को सोने भेज देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एबनी को बेसमेंट से आवाज आती है। चेक करने पे वो पाती है कि आंद्रे बेसमेंट में अपना सर दरवाजे पे पटक रहा था। एबनी फौरन आंद्रे को होश मिला के पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। इस पे आंद्रे कहता है कि वो ट्रे से बात कर रहा था जो कि बेसमेंट के होल में या फिर उसके क्लोजेट में रहता है। एबनी आंद्रे की बातों पे ध्यान नहीं देती और उसे सोने भेज देती है। खैर बर्थडे पार्टी अब भी चल रही थी और एबनी यहाँ पी के नाचने लगती है। इससे एल्बर्टा बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि ऑफ कोर्स एबनी फिर से शराब के नशे में धुत थी। अब उस रात एबनी को फिर से आवाज आती है और इधर बच्चों को भी ये आवाज सुनाई देती है। यहाँ हम आंद्रे को अपना क्लोजेट घूरते हुए भी देखते हैं और इस सबसे एबनी गुस्सा होकर इनके कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसके ठीक बाद एल्बर्टा को कुछ टकराने की आवाज आती है। इनफैक्ट वो बच्चों को चिल्लाते हुए भी सुनती है। एल्बर्टा फौरन रूम में चेक करने जाती है जहाँ वो पाती है कि बच्चे डर के कोने में बैठे हुए हैं और एबनी अजीब स्टेट में वहाँ पड़ी हुई थी। पूछने पे आंद्रे कहता है कि एबनी गुस्से में उन सब को मार रही थी। एबनी इससे तुरंत इनकार करती है, लेकिन एल्बर्टा फौरन ही एबनी को इस कमरे से बाहर भेज देती है। खैर अगली सुबह बच्चों के स्कूल जाते वक्त हम उसी लेडी को उनके पीछे आते देखते हैं जो उन पे नजर रख रही थी। अब स्कूल में तीनों बच्चे अजीब सी हरकतें करते हैं। लाइक नेट ब्लैक एड्स वाली बात पर टीचर के सामने अजीब तरीके से हंसने लगता है। वहीं आंद्रे पूप खाते हुए टीचर के ऊपर भी फेंक देता है। इनफैक्ट शॉन्टे भी अपनी क्वाय टीचर को अजीब से घूरते हुए उनके पास जाती है और यहाँ शॉन्टे ब्लीड कर रही थी। ऐसे में तीनों बच्चों को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एबनी फौरन बच्चों से मिलने यहाँ आती है। बच्चों के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए थे, लेकिन डॉक्टर ये बात जरूर नोटिस कर ली थी कि बच्चों के शरीर पे चोट के निशान है, which means एबनी जरूर बच्चों को मारती पीटती है। खैर चेकअप वगैरह के बाद एबनी बच्चों के साथ घर आती है और वो आंद्रे को नहलाने लगती है। तभी एबनी फोन की घंटी सुन के नीचे आती है जहाँ एल्बर्टा दीवार पे क्रॉस लगा रही थी। ये देख एबनी को गुस्सा आ जाता है और वो इसी बात पे एल्बर्टा से बहस करने लग जाती है। अब आंद्रे के आवाज देने पर जब एबनी ऊपर जाती है तो वो पाती है कि नेट आंद्रे को बाथ टब में डुबो रहा था। जी हाँ दोस्तों, एबनी फौरन नेट को आंद्रे से दूर करती है और अब तक एल्बर्टा भी यहाँ आ गई थी। अब आंद्रे यहाँ अपनी ग्रैंड माँ को अजीब तरह से घूर रहा था और आंद्रे को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जस्ट कुछ सेकंड्स पहले उसे डुबाया जा रहा था। इस सीन से क्लियर था कि यहाँ जरूर कोई इविल पावर है जो कि आंद्रे को पोजेस करके रखी है। इनफैक्ट आंद्रे बाकी दोनों बच्चों को भी कंट्रोल कर पाता है, जैसे उसने अभी नेट को कंट्रोल करके उससे ये करवाया। अब प्रॉब्लम्स और बढ़ती है जब अगली सुबह सिंथिया वापस आती है। सिंथिया एबनी से बच्चों को स्कूल भेजने कहती है, लेकिन एबनी का कहना था कि इस घर में कुछ तो है जो कि इनके परिवार को बीमार कर रही है। सिंथिया उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी और वो बच्चों से मिलने की बात कहती है। इस पर एबनी गुस्सा होकर सिंथिया से कहने लगती है कि वो माँ नहीं है ना, इसलिए वो एबनी की हालत नहीं समझ सकती। इसके जवाब में सिंथिया उसे बताती है कि उसका बेटा हुआ करता था जो कि 7 साल की उम्र में ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तभी यहाँ एल्बर्टा एक बैट लेके आती है और वो सिंथिया को डराकर भगा देती है। यहाँ हमें बाहर एक और फिर से वही लेडी दिखती है जो कि इनका पीछा कर रही थी और तस्वीरें ले रही थी। एल्बर्टा उसे भी डराकर भगा देती है। इसके बाद एल्बर्टा चर्च जाती है और वहाँ की पादरी को सारी बातें बता देती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में ब्लैक चर्च कम्युनिटी दिखाया गया है और ब्लैक जीसस का भी जिक्र है। वैसे इन सब चीज का अपना एक इतिहास है, ऑल्दो उसको मूवी में उतना कुछ खास कवर नहीं किया गया है, तो मैं भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। कमिंग बैक टू स्टोरी, पादरी यहाँ एल्बर्टा की बातों पे भरोसा नहीं करती और उसे दूसरे चर्च की हेल्प लेने कहती है। यहाँ से सीन एबनी को दिखाता है जो बार में थी और बाहर उससे वही लेडी मिलने आती है जो एबनी से कहती है कि उसे पता है कि उसके घर में एक इविल स्पिरिट है। यहाँ हम एबनी और उस लेडी को बातें करते हुए देख पाते हैं जहाँ ये लेडी अपने आप को अपोस्टल यानी भगवान का दूत कहती है और एबनी को उस घर की हिस्ट्री बताती है। ये लेडी जिसे हम बर्नीस कहेंगे वो बताती है कि इस घर में 20 साल पहले एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 2 बच्चे और माता पिता थे। एक दिन उनका बेटा बीमार हो गया और बीमारी के बारे में डॉक्टर भी कुछ जवाब नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने बर्नीस से मदद मांगी और बर्नीस ने वहाँ इविल स्पिरिट को महसूस किया। बर्नीस डिलीवरेंस की मदद से उस इविल स्पिरिट को उसके बॉडी से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इविल स्पिरिट बहुत पावरफुल था जिस वजह से वो उनके बेटे को बचा नहीं सकी। यहाँ बर्नीस एबनी को एक्सॉर्सिज्म और डिलीवरेंस में डिफरेंस समझाते हुए कहती है कि एक्सॉर्सिज्म में यू एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन गॉड एंड सेटन, लेकिन डिलीवरेंस में तुम खुद सेटन को कमांड दे सकते हो क्योंकि हम सब के अंदर जीसस बसे हुए हैं। यहाँ बर्नीस बताती है कि उस घर में 4 मौतें हुई थी क्योंकि बेटे की मौत के बाद एक दिन उसकी माँ अपने ही पति पर हमला करके उसका सर ही अलग कर दी एंड देन माँ अपनी बेटी का भी गला दबा के उसे मार डाली। इसके बाद वो खुद को भी खत्म कर ली। नाउ द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज कि उस फैमिली में जो बेटा था जो कि सबसे पहले मरा था उसका नाम ट्रे था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो आंद्रे किसी ट्रे से ही हमेशा बातें करता रहता है। बर्नीस
कहती है कि उस डीमन को तुम्हारा बेटा आंद्रे चाहिए और ये बात सुन के एबनी भड़क जाती है और वहां से चली जाती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि एल्बर्टा को घर में कोई आवाज देता है और उनके नीचे आने पे वहां की लाइट चली जाती है। इसके बाद कोई एल्बर्टा पे हमला कर देता है और ब्लैक सिलहट में हम मोस्टली आंद्रे को देखते हैं जो कि एल्बर्टा का गला दबा के उन्हें मार देता है। खैर जब एबनी घर वापस आती है तो घर के अंदर क्रॉस में आग लगी हुई थी और वहां एल्बर्टा की लाश भी पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस आती है और अगले दिन सिंथिया भी यहाँ पहुंच गई थी जो कि उस जले हुए क्रॉस की पिक्चर ले रही थी। वहीं एबनी बच्चों को लेकर दूसरी जगह जा रही होती है और कार में आंद्रे एबनी से कहता है कि एल्बर्टा की मौत एबनी की वजह से हुई है। ऐसा कहते ही आंद्रे की आंखें ब्लैक हो जाती है जिसे देख एबनी डर जाती है और वो गाड़ी रोक के वहां से चिल्लाते हुए एक बाड़ में जाकर मदद मांगती है। कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते भी हैं और कार के अंदर देखने पे उन्हें बच्चे सोए हुए दिखाई देते हैं। नाउ ऑफ कोर्स दिस डिपिक्ट्स कि एबनी की ही मेंटल स्टेट खराब है। यहाँ सीन कट होता है और आगे हम एबनी को एक हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहाँ डॉक्टर उससे कुछ सवाल पूछ रही होती है। बेसिकली यहाँ एबनी का साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन हो रहा था। पहले तो एबनी झूठ बोलती है पर डॉक्टर के दोबारा पूछने पे वो कहती है कि हाँ मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती है। यहाँ सिंथिया भी थी विच मीन्स कि सिंथिया एबनी को रिपोर्ट कर दी है और अब एबनी से उसके बच्चे छीन लिए जाएंगे। एबनी को पता चलता है कि नेट और शॉन्टे को चर्च के फॉस्टर केयर में भेजा जा रहा है और आंद्रे को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। एबनी यहाँ बच्चों को रोकने की कोशिश करती है पर कोई उसकी बातें नहीं सुनता। अब सिंथिया के कहने पे एबनी को तो एडमिट नहीं किया जाता जिस कारण एबनी निकल के यहाँ से सीधा बर्नीस के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। एबनी और बर्नीस की बातों से हम समझ पाते हैं कि बचपन में एबनी के साथ एक आदमी गलत किया था और वही आदमी एबनी के सपनों में भी आता रहता है। उस टाइम पे एबनी गॉड से मदद मांगी थी लेकिन एबनी को मदद नहीं मिली जिसके बाद से ही एबनी का गॉड पर से भरोसा उठ गया था। इस पे बर्नीस एबनी को फिर से गॉड पे भरोसा करने कहती है जिसके बाद दोनों मिलकर गॉड से माफी मांगते हैं और उन पे भरोसा बनाए रखने की बात करते हैं। मीनवाइल हम आंद्रे को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल में बेड से बांध कर रखा गया था और कुछ नर्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आंद्रे वाज वेरी वायलेंट। बेसिकली आंद्रे बहुत अजीब बिहेव करने लग गया था जहां वो ग्राउल और हिस कर रहा था एंड सिंथिया भी अपनी आंखों से ये सब देख रही थी। आंद्रे सिंथिया को देखकर उसके बेटे की बात करने लग जाता है और अपने आप को आजाद करके दीवार पर चढ़ने लग जाता है। ये सब देख सिंथिया शॉक्ड हो जाती है एंड इट वाज क्लियर कि आंद्रे के साथ कुछ तो पैरानॉर्मल जरूर है। वहीं दूसरी तरफ एबनी नर्स के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में एंटर करती है और वो आंद्रे को वहां से अगवा करके ले जाती है जिसमें बर्नीस भी एबनी की मदद कर रही थी। यहाँ बर्नीस आंद्रे को अपने घर लाती है और इविल स्पिरिट को डिलीवरेंस प्रक्रिया की मदद से आंद्रे की बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। पर आंद्रे यहाँ एल्बर्टा का रूप लेके एबनी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कामयाब ना होने पर उसे भला बुरा कहने लगता है। यहाँ एल्बर्टा तड़पने का नाटक करने लगती है और हंसते हुए बर्नीस को ताने मारती है कि कैसे वो ट्रे को नहीं बचा सकी थी। इसके बाद अचानक वो यहाँ से गायब हो जाती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि नेट और शॉन्टे भी इन सब चीजों से इफेक्ट हो रहे थे और नेट तो यहाँ खून की उल्टियां कर अपने आप को नोचते हुए बाहर भागने लगता है। यहाँ डीमन फिर से आंद्रे का रूप ले लेता है और बर्नीस पर बुरी तरह से हमला कर देता है। इसके बाद आंद्रे फिर गायब हो जाता है और हमले के कारण बर्नीस अब मरने वाली हालत में थी। मरने से पहले वो एबनी को होली वाटर देती है और कहती है कि एबनी को अपने डर पे काबू पाना होगा तभी वो इस डीमन को हरा सकती है। यहाँ से एबनी अपने घर जाती है और बेसमेंट में उसे आंद्रे मिलता है। एबनी उस पे होली वाटर छिड़कती है और ऐसे में डीमन अब एबनी का ही रूप लेकर उसे मारने लगता है। इनफैक्ट उसका गला दबाने लग गया था। इसके बाद एबनी को अपने बच्चों के साथ बिताए हुए मेमोरीज फ्लैश होती हैं और उसे एल्बर्टा की आवाज सुनाई देती है जो उसे गॉड से बात करने कहती है। इस पॉइंट पे एबनी को काइंड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है और हम उसे लेविटेट होते हुए देखते हैं। लेकिन जब एबनी को होश आता है तो वो खुद को डीमन के सामने देखती है जो कि एबनी के रूप में ही था और एबनी इस डीमन से अपना बच्चा मांगती है। डीमन एबनी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, ना तो तुम्हारे बच्चे प्यार करते हैं और ना तुम्हारी माँ प्यार करती थी। लेकिन एबनी काफी डिटरमिन्ड थी। इनफैक्ट वो डीमन को कमांड देने लगती है और कहती है कि मेरी माँ भी मुझसे प्यार करती है और गॉड मेरे अंदर ही है। एंड ऑफ कोर्स अगर वो जीसस की बच्ची है, गॉड उसके अंदर है, तो वो कमांड दे सकती है, डीमन को डिलीवरेंस कर सकती है। बस फिर क्या था, इन बातों का डीमन पे असर पड़ने लगता है और अचानक हम देखते हैं कि एबनी ट्रांस जैसे स्टेट में चली जाती है और वो एक अलग लैंग्वेज में प्रे करने लग जाती है। इसका असर हम नेट और शांटे पे भी देख पाते हैं जहां ये दोनों क्रूसीफाई वाले स्टेट या पोजीशन में आ चुके थे। देखते ही देखते ये डीमन जलने लगता है और उसे वापस हेल में खींच लिया जाता है। डीमन के वापस जाते ही नेट और शांटे ठीक होने लगते हैं और उनके बॉडी के घाव भी भरने लगते हैं। इनफैक्ट एबनी को आंद्रे भी सही सलामत मिल जाता है। तो इसके बाद हम व्यूअर्स को थोड़ी दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां सिंथिया एबनी से मिलने जाती है और हम देखते हैं कि एबनी ये घर छोड़कर जा रही है। बच्चे फिलहाल तो फॉस्टर केयर में ही थे लेकिन 6 महीने बाद एबनी को अपने बच्चों की कस्टडी भी मिल जाती है। ये पूरी फैमिली वापस
फिलाडेल्फिया जा रही थी और एबनी अपने बच्चों को बताती है कि वो अपने पति से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है। ऑफ कोर्स ये सुन के बच्चे भी खुश थे और इसी पॉइंट पे फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डिलीवरेंस फिल्म की कहानी और अब हम यहाँ कुछ थियरीज पे बात कर लेते हैं। सो पहली थियरी तो काफी सिंपल है, जहाँ सच में उस घर में कोई इविल स्पिरिट थी जो कि एबनी और उसके परिवार को परेशान कर रही थी। लेकिन जब एबनी वापस से गॉड पे भरोसा करती है तो वो डीमन से ना सिर्फ लड़ती है बल्कि डीमन को हरा भी पाती है। लेकिन दूसरी थियरी थोड़ी सी अलग है। अगर आप गौर करें तो थ्रू आउट फिल्म हमें एबनी को हमेशा गुस्से में दिखाया गया है और वो अपने बच्चों पे भी हाथ उठाती थी। इनफैक्ट एबनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब थी और वो अक्सर शराब के नशे में रहती थी। एबनी को अपने बचपन का भी ट्रॉमा था, जहां मोस्टली एबनी की माँ भी उसे मारा पीटा करती थी। यही ट्रॉमा कहीं ना कहीं एबनी को वॉयलेंट बना दिया था और पूरी फिल्म एबनी के वॉयलेंस को एज घोस्ट पोर्ट्रे करी है। आई मीन एबनी को लगने लगा कि उसके साथ सब गलत किसी स्पिरिट की वजह से होने लग गया है और अगर माँ को ऐसा लग रहा है तो बच्चे भी ऑफ कोर्स यही मानने लगेंगे ना। फिल्म के दौरान सिंथिया एक सीन में एबनी से कहती है कि बच्चे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो कि ये सब हो। ओवरऑल ये एक डिसफंक्शनल फैमिली थी जहां फैमिली ट्रॉमा एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफर हो रही थी। तो हाँ, इस दूसरी थियरी के हिसाब से भूत वाला कोई सीन था ही नहीं, इट वाज ऑल जनरेशनल ट्रॉमा, ऑल्दो मैं पहली थियरी को ही मानता हूँ। इसके अलावा हम ब्लैक जीसस और ब्लैक चर्च कम्युनिटी को भी देख पाते हैं जिसकी अपनी ही एक हिस्ट्री है। उस पार्ट को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि फिल्म में भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बट नोट करने वाली बात यह है कि एबनी आखिर में किसी अफ्रीकन लैंग्वेज में प्रे करती हुई दिखाई देती है जो उसके एथनिसिटी को दिखाता है, जिसे वो लास्ट में एक्सेप्ट करी एंड तभी तो वो डीमन को हरा पाती है। अब ये तो थी फिल्म की कहानी एंड थियरीज, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है। इनफैक्ट फिल्म के एंड क्रेडिट में हमें रियल लाइफ फैमिली और उस घर को दिखाया जाता है जहां ये सब एक्चुअली में हुआ था। अब रियल स्टोरी ये है कि एक फैमिली रेंटल हाउस में शिफ्ट करती है और उन्हें अपने घर में कुछ सुपरनैचुरल चीजें महसूस होती है, जैसे एक परछाई दिखना और बेसमेंट से बदबू आना वगैरह वगैरह। उन्होंने चर्च की मदद ली और एग्जॉर्सिज्म करवाया, जिसके बाद वो घर छोड़ दिए एंड उसके बाद से उस घर में कोई नहीं रहा। इनफैक्ट उस घर को 2016 में गिरा भी दिया गया। लोग आज भी उस घर वाले एरिया में सुपरनैचुरल चीजें फील करते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। तो हाँ, ये कहानी कितनी सच्ची है ये तो मैं आपकी सोच पे छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस घर की माँ चाइल्ड सर्विस से बचने के लिए ये सब भूत प्रेत वाली झूठ कहानी बनाई थी, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और वो बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करती थी।